गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि पता है आपको, अपन ने इसमें जो यूनिट 3 स्टार्ट कर रखी है और इकाई 3 के अंदर जो इकाई 3 है वो है कोशिका की संरचना और कार्य। और इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया था चैप्टर नंबर 8, 9, 10 है, 8वां, 9वां और 10वां। उसके अंदर जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जो अपन ने जो चैप्टर है वो अपना 8वां चैप्टर है, ठीक है। और 8वां चैप्टर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अपना कोशिका जीवन की इकाई है। और इसमें मैंने पहले बता दूं, हर बार बताता हूँ, जैसे कि इसमें क्या क्या पढ़ा है। इसमें कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका के प्रकार क्या है, ठीक है, वो चीज़ें अपन ने इसमें पढ़ी है। और यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा था। अब यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका की डिस्कस की बात करें, यूकेरियोटिक कोशिका की अपन जो कोशिका झिल्ली होती है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं एक वीडियो के अंदर। और उसके बाद अपन बात करें कोशिका भित्ति होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा अभी जो बात कर रहे हैं, उसके बाद अब अंगक जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो इसके अंगक होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका के अंदर जो झिल्ली युक्त जो कोशिकांग अंग पाए जाते हैं, जिन कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, उनकी किस प्रकार की रचना होती है, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना कोशिकांग है वो अपना अंतःद्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या और ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईआर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि होता क्या है, फिर इसकी किस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, इसकी किस प्रकार की संरचना होती है, इसके कार्य क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली, मैं बताऊंगा कैसे। केंद्रक झिल्ली के मध्य कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े हुए ठीक है, चपटे आपस में जुड़े थैले युक्त, है ना, थैले से होती है संरचना, थैले युक्त नलिकावत जालिका तंत्र पाया जाता है। इसे अंतःद्रव्यी जालिका, इंग्लिश में बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, अभी बताऊंगा आपको। तो अंतःद्रव्यी जालिका क्या होती है बच्चों? अंतःद्रव्यी जालिका की मैं बात करूं तो अंतःद्रव्यी जालिका होती क्या है, ये देखो। अंतःद्रव्यी जालिका की बात करूं, कोशिका झिल्ली, कोशिका की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो बाहर की जो कवरिंग होती है कोशिका की, जो बाहर से आवरण करके कोशिका झिल्ली। यदि अपन जंतु कोशिका की बात करते हैं, पादप कोशिका है, उसके बाहर कोशिका भित्ति और पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली तक केंद्र झिल्ली के मध्य कोशिका द्रव्य में एक चपटे मतलब चपटी सी, ठीक है, अभी बताऊंगा, आपस में जुड़ी सारी की सारी जो नलियां होती है आपस में जुड़ी होती है, थैले युक्त, आपस में थैले से और पाए जाते हैं, ठीक है, बेग से, है ना, थैले युक्त नलिका भी होती है, जालिका तंत्र पाया जाता है, मतलब जाल सा पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इसे अंतःद्रव्यी जालिका। दूसरा नाम जो अंत मतलब अंदर, द्रव्य मतलब उसका कोशिका द्रव्य में, जालिका मतलब जालिकावत, एंडो मतलब अंदर, रेटिकुलम का मतलब होता है जालिका, है ना, प्लाज्मा के अंदर। देखो अब क्या होता है, देखो ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना रखी, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन होता क्या है, देखो मान लो ये कोशिका है, ये एक कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर ये होता है केंद्रक होता है,
ये केंद्रिक होता है, ठीक है, केंद्र का ये केंद्रिक है, ठीक है, जो एक संघन बॉडी होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या काम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से देखो, इसके क्या क्या लिख के पढ़ा आपने, ठीक है, कोशिका झिल्ली येरी, कोशिका झिल्ली येरी और केंद्रिक झिल्ली येरी, कोशिका झिल्ली येरी और केंद्रिक झिल्ली येरी, कोशिका झिल्ली और केंद्रिक झिल्ली के मध्य ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। यहाँ पे क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, ये कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर देखो चपटी, इस प्रकार ये चपटी, ये चपटी, ठीक है, ये चपटी दूसरी आपस में जुड़ी हुई, ये आपस में जुड़ी हुई, ये आपस में जुड़ी, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई, ठीक है, चपटी आपस में जुड़ी हुई, थैलेयुक्त, ये थैले से पाए जाते हैं, देखो इस प्रकार ये थैले से पाए जाते हैं, थैले से, ये थैले से पाए जाते हैं। नलिकावत, नलिकाएं पाई जाती है, इसमें नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, इस प्रकार का जाल सा पाया जाता है, ये इस प्रकार का जाल सा पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, अंतःद्रव्य। अंतः मतलब क्यों, अंतः मतलब अंदर, द्रव्य बोलते हैं, ये रहा द्रव्य, ये द्रव्य, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ये प्लाज्मा, ये द्रव्य, ये द्रव्य, ठीक है, ये द्रव्य, ये द्रव्य के अंदर पाई जा रही है, समझ रहे हो, अंतःद्रव्य, द्रव्य के अंदर जालिका पाई जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य एंडो, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा के अंदर, है ना, ये प्लाज्मा है, इसको प्लाज्मा बोलते हैं, और रेटिकुलम मतलब जालिका, तो इसको क्या बोलते हैं, अंतःद्रव्य जालिका बोलते हैं। तो परिभाषा समझ गए बच्चों। तो इसमें ये देखो, ये इस प्रकार से है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो, अब ये होगी परिभाषा की बात होगी, ये होगी आपके परिभाषा की। दूसरी बात आती है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे कि जो कीट पोर्टर था, कीट पोर्टर ने अंतःपरवर्ती जालिका की खोज की थी तथा वर्तमान नाम दिया था। ये भी लाइन अपन को याद रखनी, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन अपन को ये लिखना है। दूसरी बात कि कीट पोर्टर 1945 कब, 1945 में अंतःद्रव्यी जालिका की खोज की तथा वर्तमान नाम दिया, ठीक। कीट पोर्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो नाम दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो खोज हो चुकी थी, है ना, सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रो। इसके बाद बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप की खोज के बाद क्या की कीट पोर्टर ने, और उसने तंत्रिका कोशिका के अंदर ये कीट पोर्टर ने अंतःद्रव्य जालिका की खोज की तथा वर्तमान नाम दिया। जो वर्तमान नाम क्या अंतःद्रव्य जालिका है, वो नाम किसने दिया, कीट पोर्टर ने दिया था। इसमें एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना, नीट के अंदर भी पूछ लिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को, है ना। तो इसमें ये आपको याद रखना, कीट पोर्टर ने अंतःद्रव्य खोज की तो वर्तमान नाम दिया था, ठीक है, ये याद रखना आपको, कीट पोर्टर। इसके बाद क्या होती है, जो प्राय क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण जो होते हैं वो चिपके रहते हैं अंतःद्रव्य जालिका से। अंतःद्रव्य जालिका होती है, राइबोसोम के कण जो होते हैं, प्राय पर बात करते हैं तो अंतःद्रव्य जालिका, है ना, अंतःद्रव्य जालिका से क्या होते हैं, ये जो राइबोसोम के जो कण होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं अंतःद्रव्य जालिका से। प्राय क्या होता है, राइबोसोम अंतःद्रव्य जालिका से चिपके रहते हैं, सतह से, जालिका की सतह से, ठीक है, प्राय, ठीक है, प्राय राइबोसोम जो होते हैं अंतःद्रव्य जालिका की सतह से चिपके रहते हैं। तो इसके आधार पर राइबोसोम की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो अंतःद्रव्य जालिका वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि चिपकने की बात आ गई यहाँ पर, चिपके रहते हैं।
तो याद रखना जो राइबोसोम होते हैं, याद रखना एनसीईआरटी के में तो नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जो राइबोसोम होते हैं, आप लिख लेना, ठीक है, स्टार लगा के लिखना राइबोसोम अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है, अंतःद्रव्यी जालिका की झिल्ली से, अंतःद्रव्यी जालिका की झिल्ली से राइबोफ्लोरिन, किससे, राइबोफ्लोरिन, है ना, राइबोफ्लोरिन, राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। देखो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होते हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया, एक यूनिक लाइन है इसलिए, ठीक है। अपने बात की अंतःपरिवर्ती जालिका क्या होती है, किसने खोज की, ठीक है, और जालिका खोज की। फिर इसके बाद मैंने बता दिया कि प्राय राइबोसोम जो होते हैं चिपके रहते हैं किसकी, अंतःद्रव्यी जालिका से चिपके रहते हैं, और इसके आधार पर जो अंतःपरिवर्ती जालिका होती है 2 प्रकार की होती है, जो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चिपकने की बात आ गई कि झिल्ली से राइबोसोम चिपके रहते हैं, तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस करना जरूर पसंद करूँगा कि ये जो चिपके रहते हैं एक राइबोफ्लोरिन नाम के प्रोटीन से। कई बार पूछा भी गया है कि एनसीईआरटी मेंशन तो करती नहीं है, फिर भी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि राइबोफ्लोरिन जो है राइबोसोम अंतःद्रव्यी जालिका से, देखो ये चिपके हुए हैं, देखो ये राइबोसोम कण, देखो ये राइबोसोम में जो अंतःद्रव्यी जालिका चिपके हुए हैं, देखो ये अंतःद्रव्यी जालिका है, और ये जो ये है ये राइबोसोम के कण है। तो राइबोसोम के कण इस झिल्ली से चिपकते हैं, तो किस एक प्रोटीन के माध्यम से चिपकते हैं। कैसे चिपकते हैं, एक प्रोटीन के माध्यम से चिपकते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है बच्चों, राइबोफ्लोरिन है। उस प्रोटीन का नाम क्या है बच्चों, राइबोफ्लोरिन है। उस प्रोटीन का नाम है राइबोफ्लोरिन, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, राइबोफ्लोरिन, याद रखना, ये राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। ये हो गए। तो अब बात करते हैं, वापस अपन बात करते हैं भाई, प्राय जो राइबोसोम होते हैं वो झिल्ली से चिपके रहते हैं। उसके आधार पर जो होती है अंतःद्रव्यी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहली होती है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, क्योंकि राइबोसोम के चिपकने से क्या होती है, खुरदरी हो जाती है, इसकी अपीयरेंस होती है, रफ हो जाती है। देखिए राइबोसोम है, इसकी सतह पे चिपके रहते हैं, तो इसकी जो सतह होती है वो खुरदरी हो जाती है। देखो ये जो है अभी डायग्राम में दोनों नाम लिखते हैं, फिर देखते हैं। दूसरी होती है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, दूसरी क्या होती है, चिकनी, इसको बोलते हैं रफ, RUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये RER होती है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होती है SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, से मैंने यहाँ लिखा है ना, और ये SER लिखा है, ठीक है, इस प्रकार। तो देखो जो ये क्या होता है, देखो ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, ठीक है, जैसे मैंने उसमें शुरू में स्ट्रक्चर बनाई थी, ये केंद्रक है, और ये केंद्रिक है, और ये न्यूक्लियर पोर केंद्रक जो होते हैं, जो केंद्रिक छिद्र है, और इसके बाहर देखो ये केंद्रिक झिल्ली से लेके और कोशिका झिल्ली तक बीच में क्या जालिका और छर्चना पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य में। और ये जो जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं, सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं वो क्या कहलाती है, वो खुरदरी, क्योंकि इसकी जो हो जाती है वो अपीयरेंस किस प्रकार की खुरदरी हो जाती है, इसलिए इसको खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका बोलते हैं। और देखो ये वाली है, इसमें देखो किसी प्रकार राइबोसोम में नहीं चिपका है ना, ये जो होती है वो चिकनी वाली होती है, ठीक है। ये इसकी जो बता दें जो थैलियोइड संरचना होती है वो पाई जाती है, नलिकाकार संरचना पाई जाती है इसमें, देखो इस प्रकार से
ये नहीं। तो ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, मतलब इसमें क्या होता है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पे राइबोसोम नहीं पाया जाता। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका से जो राइबोसोम होते हैं वो जुड़े हुए नहीं पाए जाते। ठीक है, तो सबसे पहले बात सुन लो कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की बात करते हैं। तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका से राइबोसोम चिपके हैं। राइबोस उसकी सतह से क्या होते हैं, जो होते हैं वो राइबोसोम क्या होते हैं, वो चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, इसलिए क्या उसकी जो अनुभूति होती है वो किस प्रकार की खुरदरी होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। याद रखना, जो ये राइबोसोम होते हैं वो राइबोफोरिन नामक प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। तो किससे जुड़ते हैं, राइबोफोरिन नामक प्रोटीन से जुड़ते हैं। अब दूसरी बात और सुनो यहाँ पर कि जो ये जो खुरदरी जो होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, ये हमेशा प्रोटीन संश्लेषण कार्य करती है। किसका कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण कार्य करती है। याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो आर इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, कार्य मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसमें, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण कार्य करती है। ठीक है, ये जो होती है प्रोटीन संश्लेषण कार्य करती है। क्या करेगी, प्रोटीन संश्लेषण। इसका मतलब वो कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण कार्य करती है उनके अंदर आर की संख्या या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की संख्या ज्यादा होगी। मान लो कि जो कोशिका प्रोटीन निर्माण में सक्रिय होती है, जो कोशिका मतलब कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोशिका में, तो मतलब जो कोशिका प्रोटीन निर्माण में ज्यादा भाग लेती है, जो कोशिका प्रोटीन निर्माण संबंधित होती है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की संख्या होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, वो इधर बात करते हैं कि जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की बात करते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की बात करें, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए इसकी जो अनुभूति होती है वो चिकनी प्रकार की होती है, स्मूथ होती है। देखो इसमें किसी प्रकार राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसमें किसी प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए जो इसकी जो अनुभूति होती है वो किस प्रकार की होती है, चिकनी होती है। मतलब इसकी अपीयरेंस होती है वो किसकी, स्मूथ होती है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER बोलते हैं ना, चिकनी एंडोप्लाज्मिक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER बोलते हैं। याद रखना, SER की बात करें तो SER जो होती है वो किस में बात करते हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन बनाने में और लिपिड, जो वो कोशिकाएं जो लिपिड निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, वो कोशिकाएं जो लिपिड निर्माण भाग लेती है उन कोशिकाओं में इसकी संख्या ज्यादा होती है, लिपिड और स्टीरॉयड हार्मोन निर्माण में, लिपिड और स्टीरॉयड हार्मोन निर्माण में भाग लेती है। ये क्या करती है, लिपिड और स्टीरॉयड निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं क्या करेगी, लिपिड और स्टीरॉयड निर्माण में भाग लेगी, ये होगी इसकी बात। ठीक है, तो ये थी मोटी मोटी बातें थी जो अंतर्द्रव्य जालिका से अपने संबंधित थी। अब इसमें अपन जो पढ़ते हैं तो इसके जो फंक्शन और पढ़ते हैं, जो आपके NCERT में तो बहुत ही कम दे रहा है। NCERT में यही क्वेश्चन है, यही दे रखा है कि जो रफ वाली होती है वो प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करती है, और जो चिकनी वाली होती है वो क्या करती है, लिपिड और स्टीरॉयड निर्माण में भाग लेती है ना, आदि का संश्लेषण करती है। तो अब बात करते हैं इसके अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, कार्य अलग से पढ़ते हैं अपन। NCERT से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, कम पढ़ने तो दिक्कत हो जाती है, तो अपन को डिस्कस तो करना ही है, क्योंकि पेपर में तो पूछते हैं और NCERT में दे नहीं रखा है ना, नीट के पेपर में तो पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं कार्य, किसके कार्य की बात कर रहे हैं बच्चों, अपन बात करें अंतर्द्रव्य जालिका की बात करते हैं। तो अंतर्द्रव्य जालिका की बात करते हैं तो इसमें क्या, ये कोशिका का अंतःकंकाल, मतलब उसे निश्चित आकृति, आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, अंतःकाल मैंने बताया था, ये कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्र तक फैली रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले ये है कोशिका का अंतःकंकाल बनाकर, ठीक है, अंतःकंकाल बनाकर उसे निश्चित आकृति, आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। करती है, ये हो गया पहला भाषण। क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि केंद्रिक झिल्ली से कोशिका द्रव्य झिल्ली तक फैल रहती है, तो उसमें एक कंकाल सा बन जाता है, तो कोशिका को कोलेप्स या चिपकने नहीं देती, एक अंतः कंकाल बनाता है, उसे क्या निश्चित आकृति, आकार और दृढ़ता
मध्य खुरदरी जो अंतःपरिवर्ती जालिका होती है वो में परिस्थित राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण कार्य करते हैं, आप लोग को पता ही है। जो खुरदरी अंतःपरिवर्ती जालिका की बात करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण कार्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन को पता ही है कि प्रोटीन राइबोसोम प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री बोलते हैं, तो राइबोसोम निर्माण का। तीसरा बात चिकनी अंतर्गत जालिका होती है, वसा का, ग्लाइकोजन का और स्टेरॉयड हार्मोन का, है ना, आदि का संश्लेषण करती है, ठीक है। तो ये बात क्या तीसरी। तो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका वसा, ग्लाइकोजन, स्टेरॉयड हार्मोन आदि का संश्लेषण करती है। ठीक है, आदि का संश्लेषण करती है। इसके बाद बात करते हैं कि ये केंद्र के कोशिका झिल्ली के बीच पदार्थों के आवागमन हेतु मार्ग भी प्रदान करती है। क्या होता है कि यहाँ से कोई पदार्थ को केंद्र से निकालना हो तो ये इसके अंदर जाके फिर इसके जो एक रिक्ति का मध्य उसके द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाए, ये केंद्र और कोशिका झिल्ली के मध्य से पदार्थों के आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करती है। ये केंद्र तथा झिल्ली के मध्य पदार्थों के आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करती है, ठीक है। मार्ग प्रदान करती है ना। मार्ग प्रदान मतलब कि समझ गए ना कि यहाँ से किसी पदार्थ को ले जाना है तो बाहर इसे होते होते फिर यहाँ पे रिक्ति का बनेगी, इससे ये इसको फिर बाहर कोशिका झिल्ली के माध्यम से इसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। या अंदर लेना होता है तो यहाँ से फिर अंदर आ जाता है, इस प्रकार से एंडोसाइटोसिस या अंतःग्रहण क्रिया के द्वारा। तो मार्ग प्रदान करती है, ये हो गया। ये कोशिका में अन्य जैविक क्रियाओं के स्थान भी प्रदान करती है। और बात करें अपन चिकनी जालिका को विषैले पदार्थों को अविषैले प्रभाव से बचाती है कि, है ना। चिकनी जो अंतःपरिवर्ती जालिका होती है वो पता ही आपको वसा का निर्माण करती है। और वसा क्या करेगी, जो कोई विषैला पदार्थ है उसके चारों तरफ क्या करती है कि उसके चारों तरफ उसको वैक्यूल बना, उसको रिक्ति का बना के उसको अंदर से घेर लेगी, मतलब जो विषैला प्रभाव उसको कम कर देगी। और कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा निर्माण में सहायक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, तो इसमें बता रहा हूँ मैं आपको कि ये क्या करती है, जो अंतःपरिवर्ती जालिका होती है, आगे लाइन आएगी तो क्वेश्चन भी कई बार पूछा, कोशिका भित्ति एनसीईआरटी में कहीं नहीं देखा लेकिन ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कोशिका भित्ति हुए प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जैसे मैंने कल बताया थी, दो पादप कोशिका होती है, उनके जीवद्रव्य के जो आपस में जोड़ने का जो एक तंत्र पाया था उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में भाग लेती है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा निर्माण में भाग लेती है, निर्माण में सहायक होती है। तो बच्चों ये जो अपन ने बात करी है अंतःपरिवर्ती जालिका की मैंने बात की है, ठीक है। तो अंतःपरिवर्ती जालिका की मैंने जो एनसीईआरटी तो कवर करी है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताइए, वो आप नोट कर लेना है और डायग्राम बनाना सुंदर सा ये, ठीक है। तो आपके ये नोट अंतःपरिवर्ती जालिका के नाम से आप इसको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नोट्स तैयार करो। आज की कक्षा में इतना होता है, कल की कक्षा के अंदर जो आगे का जो अपना कोशिका होगा गोल्जी बॉडी वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स।